आ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड ये नाम कहाँ से है? न्यूक्लिक एसिड आया न्यूक्लियस से, क्योंकि यहाँ ये न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं और ये एसिडिक प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, इस वजह से न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लिक एसिड दो चीज़ों में डिवाइड रहता है, एक डीएनए एक आरएनए। डीएनए जो है मुख्यतः न्यूक्लियस में होते हैं और आरएनए कहाँ होते हैं हमारे? आरएनए जो मुख्यतः होते हैं वो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म कोशाद्रव में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम डीएनए की बात करेंगे सारी, है ना। डीएनए जो है वो फ्रेडरिक मिशन ने सबसे पहले खोजा था फर्स्ट सेल में, ठीक है ना, और उन्होंने इसको नाम दिया था डीएनए को न्यूक्लिन, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया था भाई? न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया था वो दिया था हमारे ऑल्टमैन ने, ठीक है ना। उसके बाद देखो न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो किसकी इकाई होता है या बहुलक होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। अब ये न्यूक्लियोटाइड देखो भाई, जब हम इसको डीएनए को क्या करते हैं, हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, पृथक करते हैं, तो वो न्यूक्लियोटाइड में होता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को भी जब हाइड्रोलाइसिस से पृथक करते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड में होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो नाइट्रोजन बेस और शुगर से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोसाइड। और हमारा जो फॉस्फोरिक है एसिड है वो फॉस्फेट जो होता है वो होता है H3PO4 की फॉर्म में, H3PO4 की, और यही आरएनए में भी होगा, डीएनए में भी होगा। तो हम डीएनए की बात करें हम, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलाकर क्या कह रहा है? न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जो है ना, N2 क्षार जो है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन एक पिरामिडिन। प्यूरिन में क्या आता है? प्यूरिन में दो प्रकार के आते हैं हमारे नाइट्रोजन में, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। तो एडेनिन ग्वानिन होते हैं प्यूरिन में, और पिरामिडिन में कौन कौन से होते हैं? साइटोसिन और थाइमिन। तो साइटोसिन थाइमिन क्या होता है हमारे पिरामिडिन में, और प्यूरिन में कौन से होते हैं हमारे? एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो भाई, और हमारी शुगर जो होती है वो शुगर किस में फॉर्म में होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम रहता है डीएनए का। तो यहाँ पर शुगर रहती है डीऑक्सीराइबोज, और ये कौन सी है? पेंटोज शुगर होती है, जिसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए हम क्या बोले? डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन डिलीट है एक। तो ये रहता है हमारा C5H10 और O4 में, ठीक है ना, इस फॉर्म में रहता है हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? नाइट्रोजन बेस से, शुगर से और फॉस्फोरिक एसिड से, जो कि H3PO4 की फॉर्म में है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे अलग अलग। देखो भाई, सबसे पहले शुगर का देखेंगे। शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना, तो यहाँ पर जब हम इसको बनाते हैं तो हम 1 2 3 4 5 कार्बन बना दिए, और इस तरह से हमने इसकी बनावट रखी है। OH ऊपर नीचे H, फिर उसके बाद ऊपर H, फिर नीचे H, फिर उसके बाद यहाँ H, फिर नीचे OH, फिर उसके बाद नीचे H, और फिर ऊपर CH2OH। तो इस तरह से हमने 5 कार्बन लगाया, और ऑक्सीजन ऊपर आगे सबसे बीच में लगाया, सेंटर में। और यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ इधर से करते हैं, तो दूसरे कार्बन पे जहाँ पर चेंज होगा एक किसका? ऑक्सीजन का, तो हम उसे क्या बोलेंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। अब फॉस्फोरिक एसिड किस फॉर्म में होता है? H3PO4 की फॉर्म में होता है, जिसमें 4 जो होते हैं ना ऑक्सीजन इस तरह से लगे होते हैं, और एक जो होता है फॉस्फेट के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है ऑक्सीजन, और सब में हाइड्रोजन होते हैं, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड के उसमें OH के रूप में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें N2 बेस जो है वो पिरामिडिन और प्यूरिन के उसमें होता है। पिरामिडिन की और प्यूरिन के हम स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले पिरामिडिन, जिसमें क्या होता है? जिसमें एकल रिंग होती है ना, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 कार्बन। जो 2 नाइट्रोजन है वो लगे होते हैं 1 और तीसरी पोजीशन पे लगे होते हैं, और जो है ना बाकी सब कार्बन लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो पहले व तीसरे पोजीशन पर नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। तो ये हमारी क्या थी? 2 नाइट्रोजन 4 कार्बन की पिरामिडिन, और इसी में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं यहाँ पर? साइटोसिन, और क्या बन जाता है? थाइमिन, ठीक है ना। साइटोसिन और थाइमिन बन जाता है। अब प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में ड्यूल रिंग होती है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यहाँ पर कार्बन जो हमारे चौथे पाँचवें वाले रहते हैं उनके साथ 2 नाइट्रोजन आकर जुड़ जाते हैं। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन 1 पर रहता है, 3 पर रहता है, ठीक है, और 7 पर रहता है, और 9 पर रहता है, और बाकी जो है ना 1 कार्बन और ऐड हो जाता है। तो 4 नाइट्रोजन और 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर प्यूरिन में क्या क्या आता है? ग्वानिन और एडेनिन होता है।
तो इस तरह हमने इसकी पोजीशन भी देख ली। अब ये जो बॉन्ड बनाते हैं जब N2 बेस जो है जब वो जुड़ा शुगर से, तो N2 बेस और शुगर जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जब शुगर और फॉस्फेट जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन बना रहे हैं? हमारे शुगर और जब नाइट्रोजन बेस जुड़े N2 क्षार, और जब शुगर के साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। और हमेशा जो है ना नाइट्रोजन क्षार हमेशा शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ती है, पहले कार्बन से जुड़ती है, और यहाँ पर जो है ना फॉस्फेट जो होता है वो शुगर के 5th कार्बन से जुड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसके नाम देखेंगे न्यूक्लियोसाइड के और न्यूक्लियोटाइड के, अलग अलग किसके उससे, नाइट्रोजन बेस के उससे। तो मान लो जब हम यहाँ पर शुगर में एडेनिन जोड़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। और जब हम शुगर में ग्वानिन जोड़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं डीऑक्सी ग्वानोसिन। क्यों बोल रहे हैं ग्वानोसिन और एडिनोसिन? क्योंकि ये दोनों किसके समूह के हैं? प्यूरिन है। प्यूरिन में लास्ट में ईन आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर एडिनो क्या बोलते हैं, एडेनिन में एडिनोसिन लगा देते हैं, और ग्वानिन में हम ग्वानोसिन लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन, ये हो जाएगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। उसके बाद जब हम साइटोसिन शुगर में जोड़ते हैं तो होता है डीऑक्सी साइटिडिन, और यहाँ पर जब हम थाइमिन जोड़ते हैं तो शुगर के साथ वो होता है डीऑक्सी थाइमिडिन। अब यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं हम थाइमिडिन साइटिडिन? क्योंकि ये पिरामिडिन समूह के हैं, तो इसीलिए हम डिन लगा रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा साइटिडिन, ये हो जाएगा थाइमिडिन। अब उसके बाद जब हम इसी में हम जोड़ देते हैं क्या, फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाता है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक फॉस्फेट जोड़ रहे तो मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, इसे डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। हम DAMP या DGMP या DCMP या DTMP इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको लिखने की एक और फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी वानिलिक एसिड, या डीऑक्सी साइटिडिनिलिक एसिड, या डीऑक्सी थाइमिडिनिलिक एसिड। तो डिनिलिक आ जाएगा और एसिड लास्ट में आ जाएगा मोनोफॉस्फेट की जगह। अब ये जो बेस है जो क्षारक है, हमें पता है DNA की डबल स्ट्रक्चर होती है, तो ये नाइट्रोजन बेस आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजन आपस में। तो ये जो जुड़ते हैं वो कैसे जुड़ते हैं? A और T जो होता है एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, और एडेनिन थाइमिन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? डबल बॉन्ड बनाते हैं। ग्वानिन साइटोसिन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह हमने क्या देखा, पूरा DNA के बारे में सारी बातें करी। अब हम देखने जा रहे हैं RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो भाई राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब कि इसमें राइबो शुगर होगी। तो RNA एक विशेष प्रकार का एकल सूत्री, देखो भाई हमें पता है DNA जो होता है वो द्विसूत्री होता है, ये है एकल सूत्री नाभिकीय अम्ल है। इसमें राइबोज नामक पेंटोज शुगर पाई जाती है, ठीक है ना। यह सामान्यतः कोशाद्रव में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। वो कहाँ पर पाया जा रहा था? वो पाया जा रहा था न्यूक्लियस में। ये पाया जा रहा है हमारे साइटोप्लाज्म कोशाद्रव में। RNA की आधारभूत इकाई क्या होती है? यहाँ वहाँ पर क्या आती है? DNA में न्यूक्लियोटाइड थी, यहाँ पर है राइबोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ भी यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड ही रहती है। ज़्यादातर पादप विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सिर्फ RNA न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। मतलब जो ज़्यादातर पादप में जीवाणु होते हैं ना, विषाणु होते हैं, उनमें क्या होता है भाई? RNA ही सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसका रासायनिक संगठन देखेंगे। देखो भाई RNA मुख्यतः राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। DNA की तरह RNA भी 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, क्योंकि यहाँ भी 4 तरह के N2 क्षार पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो RNA N2 क्षार शुगर राइबोज वाली, और H3PO3 वही फॉस्फोरिक जो हमारा अम्ल है उसी से, एसिड से। अब यहाँ पर उदाहरण देखो भाई किस तरह से ये चार उसमें बन जाएगा। यहाँ पर केवल हमें डीऑक्सी जो हम लगाए थे ना एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की जगह हमें केवल डीऑक्सी तो है नहीं इसमें, तो यहाँ पर केवल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, या इसका एक और नाम कह सकते हैं हम राइबो एडिनिलिक एसिड। जिस तरह से हम यहाँ पर बोले थे डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, इसी तरह से हम यहाँ बोल सकते हैं राइबो एडिनिलिक एसिड, राइबो ग्वानिलिक एसिड, राइबो साइटिडिनिलिक एसिड, राइबो थाइमिडिनिलिक एसिड। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई N2 क्षार मैंने बोले थे यहाँ पर पिरामिड
पिरामिडिन प्यूरिन ही है जिस तरह से किसमें थे, डीएनए में थे। पर यहाँ पर क्या रहता है, प्यूरिन तो वही रहता है एडेनिन और ग्वानिन, पर यहाँ पर क्या रहता है, पिरामिडिन जो रहता है यहाँ पर साइटोसिन और थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या रहता है, यूरासिल रहता है। तो यहाँ पर साइटोसिन यूरासिल रहता है पिरामिडिन में, और सब स्ट्रक्चर सेम होगी। फॉस्फेट जो हमारा एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, उसकी भी सेम होगी, बस यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार में थाइमिन की जगह पिरामिडिन के समूह के थाइमिन की जगह क्या होगा, यूरासिल होगा। एक और चीज़, जिनकी जो है ना शुगर जो होगी वो राइबोज होगी, वहाँ डीऑक्सीराइबोज थी, यहाँ राइबोज होगी, मतलब कि यहाँ पर जो पेंटोजी शुगर है पर यहाँ पर एक ऑक्सीजन रहेगा, मतलब कि यहाँ पर C5 एस्टर O5 रहेगा, दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन नीचे की तरफ उपस्थित होगी OH समूह, बाकी सब सेम रहेगा। और अगर हम क्षारक युग्म की बात करें, अगर मान लो वायरस की बात करें, इसमें डबल स्ट्रैंड RNA पाए जाते हैं, तो वहाँ पर हम A के साथ वही U को जोड़ेंगे और C के साथ G, वहाँ पर A के साथ T जोड़ा तो यहाँ पर U जुड़ जाएगा, और वही डबल बॉन्ड A के साथ U, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा C के साथ G, और हमें पता है यहाँ पर बॉन्ड कौन से बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अब हम देखेंगे चारगाफ का नियम। चारगाफ नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, डीएनए में शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल और विभिन्न प्रकार के प्यूरिन पिरिमिडिन की मात्राओं की तुलनात्मक अध्ययन किया। तो मात्राओं का अध्ययन करा और तथा प्राप्त परिणाम के आधार पर उन्होंने कुछ तथ्य प्रतिपादित किए, मतलब उन्होंने कुछ नियम बनाए, जिसको हमने क्या बोला, चारगाफ का नियम। तो क्या नियम थे, उनके मुख्य बिंदु क्या थे, देखो सबसे पहला उन्होंने बताया कि डीएनए अणुओं के प्यूरिन अथवा पिरिमिडिन अणुओं की संख्या हमेशा समान होती है। जितने प्यूरिन होंगे, मतलब जितने एडेनिन और ग्वानिन होंगे, उतने ही पिरामिडिन, साइटोडिन और साइटोसिन और क्या बोलते हैं, थाइमिन रहेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों की जो अणुओं की संख्या बराबर होगी। अब देखो यहाँ पर डीएनए अणुओं में डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा फॉस्फोरिक अम्ल के अणुओं की मात्रा बराबर होगी, मतलब कि यहाँ पर जो शर्करा शुगर है और जो फॉस्फोरस है, उन दोनों की फॉस्फोरस की मात्रा जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। उनकी जो अणुओं की संख्या वो भी दोनों की बराबर होगी। तीसरा उन्होंने मोलर मात्रा से लेकर बताया था कि जो एडेनिन है कि मोलर मात्रा थाइमिन के बराबर होती है, मतलब जितना एडेनिन की मोलर मात्रा, जितना एडेनिन होता है उतना ही थाइमिन होता है, और जितना साइटोसिन की मोलर मात्रा होती है उतनी ग्वानिन की होती है, तो ये बराबर होती है। हमें पता भी है कि A T के साथ जुड़ रहा है तो T A के साथ जुड़ रहा है, मतलब इन दोनों की मोलर मात्रा बराबर होगी। यहाँ पर G C के साथ जुड़ रहा है, C G के साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों की मोलर मात्रा बराबर होगी। तो इस तरह हमने चारगाफ का नियम देखा, जो कि वैज्ञानिक थे जिन्होंने शर्करा, फॉस्फोरस और विभिन्न प्रकार के प्यूरिन पिरिमिडिन पर अध्ययन करके उनकी मात्राओं के बारे में नियम दिए थे, ठीक है ना।